हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि इग्नू मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए है। जो MHI आपका सब्जेक्ट कोड है उसके लिए ये सीरीज़ शुरू की जा रही है, MHI 03। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है तो हम सारे चैप्टर्स को कवर नहीं करेंगे। मैं पिछले क्वेश्चंस को देख रहा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मुझे लगा कि 10-15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि वो आएंगे। तो हम सिर्फ उन्हीं को टच करेंगे और उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बुक्स दी हुई हैं, बुक्स की PDF कॉपी है हमारे सामने। मैं इसको रीड नहीं करूँगा, बस जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उन्हें ही रीड करूँगा। अगर आपको पूरा रीड करना है तो आप बेशक रीड कर सकते हो, बट मैं आपको बस बताऊंगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यीकरण क्या होता है, इसकी अनिवार्यता क्या है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है सामान्यीकरण। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है सामान्य का। आपको कोई आंसर फ्रेम करना है, आप मास्टर कर रहे हैं तो आपको पता है कि आंसर कैसे फ्रेम किया जाता है, तो आप वो कर लेंगे। सामान्यीकरण होता क्या है, तो हम सामान्यीकरण की बात करते हैं। तो सामान्यीकरण, अगर हम ये कहें मोटे तौर पे, आप यहाँ पढ़िए। मोटे तौर पर सामान्यीकरण वह साधन है जिसके जरिए इतिहासकार अपनी सामग्री को समझते हैं और तथ्यों की अपनी समझ को दूसरों तक पहुँचाते हैं। घटनाओं के विश्लेषण और व्याख्याएँ आदि अक्सर सामान्यीकरण में मदद करती हैं। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सामान्यीकरण वह एक ऐसा तरीका होता है कि अगर कोई तथ्य दिया हुआ है किसी के बारे में, अगर आपको किसी के बारे में बताना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए आपके पास कि उसका नाम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका क्या है या क्या करता है, ताकि आप उस चीज़ के बारे में दूसरों को बता सकें। तो जब आप सीक्वेंस बनाते हो, किसी चीज़ को किसी चीज़ से संबंधित करते हो, तो उसको हम सामान्यीकरण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखिए, जब हम तथ्यों या आंकड़ों या प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करते हैं और उसकी तुलना या मिलान करते हैं तथा उसके बीच की समताएं और विषमताओं की खोज करते हैं और उन पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं, तब हम इन दो बेहतर प्राथमिक कार्यों के साथ सामान्यीकरण करने में शरीक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नेता की जात या धर्म की बात करते हैं तब हम सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। मतलब उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका धर्म क्या है, जात क्या है, ताकि लोगों को उसके बारे में बताया जा सके, ताकि लोगों को समझाया जा सके। किसी नेता या लेखक की जाति से जोड़ते हुए हम यह सुझा सकते हैं या सुझा रहे होते हैं कि उसकी जाति उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए उसके राजनीतिक और साहित्यिक कार्यों का भी, यहाँ तक कि उसकी उम्र का भी उल्लेख करना सामान्यीकरण होता है। अब देखिए, सामान्यीकरण की जो परिभाषा आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अधिक व्यापकता से देखो तो सामान्यीकरण तब होता है जब हम तथ्यों को समझाने या आंकड़ों, वस्तुओं और घटनाओं और अतीत के दस्तावेजों को किन्हीं अवधारणा की मदद से संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम किसी भी घटना का, किसी भी तथ्य का उससे आसपास की चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपके यहाँ जनगणना होती है, आपके यहाँ कोई आया, आप पे पूरे गांव में वो जनगणना करके चला गया। अब जनगणना करके ले गया, जो आंकड़े उसने इकट्ठा किए, क्या वो आंकड़े देख के आपको कुछ समझ में आएगा? जब सिंपल जो आंकड़े हैं, लेकिन उन आंकड़ों को जब सामान्यीकरण किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है। जैसे अब उसमें ये देखा, उस आंकड़ों को सामान्यीकरण कैसे किया जाता है। सामान्यीकरण क्या किया गया, उसको देख लिया गया कि कितने मेल हैं, उनका एक समूह बना दिया गया, कितनी फीमेल हैं, उनका एक समूह बना दिया गया, बच्चे कितने हैं, उनका बना दिया गया। उसके अलावा ये भी बना दिया गया कि फिर क्या इनकम ग्रुप कितनी है, अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, कास्ट वाइज बना दिया गया। सरकारी नौकरी कौन करता है, प्राइवेट नौकरी कौन करता है, खेती कौन करता है। तो जब ऐसे ग्रुपिंग की जाती है, समूह में उनको बांटा जाता है, तो उसे हम कहते हैं सामान्यीकरण, क्योंकि उनमें अब बाकी चीज़ों में संबंध स्थापित किया जा रहा है और आंकड़ों को समझने में आसान बनाया जा रहा है। उसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अब ये तो आपने लिख दिया। उसके बाद आपको आगे लिखना है
सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण 3 तरह के हो सकते हैं। सामान्यीकरण साधारण या जटिल हो सकते हैं, या निम्न या उच्च स्तरीय हो सकते हैं। देखिए, निम्न स्तरीय सामान्यीकरण 3 तरह के होते हैं। तो उसमें आपको पहला बताना है निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय क्या होता है? निम्न स्तरीय सामान्यीकरण तब होता है जब हम किसी तथ्य या घटना को किसी खांचे में डालते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं और उसे कालबद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी तथ्यों को आर्थिक कहना, किसी व्यक्ति को किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या पेशे को जोड़ना, यह कहना कि अमुक घटना किसी एक विशेष वर्ष 10 शताब्दी में हुई है। मतलब कि अगर कोई घटना घटी है, उसका सामान्यीकरण करना है, तो उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं कि कब हुई है, काल क्या था, या फिर आप ये कह लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उसका जाति क्या है, क्षेत्र क्या है, मतलब उसके सबसे निकट जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, जो सबसे निकट तथ्य होते हैं, उसे अगर हम क्या कह सकते हो आप, उसके साथ हम जब जोड़ते हैं तो उसे हम निम्न कहते हैं, निम्न स्तरीय, मतलब बहुत बेसिक। उसके बाद आता है मध्य स्तरीय। मध्य स्तरीय क्या होता है? मध्य स्तरीय सामान्यीकरण तब होता है जब इतिहासकार किसी विषय के अध्ययन के लिए उसके विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंध खोजने का प्रयास करता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी विशेष समय, स्थान, चरित्र से जुड़े सामाजिक यथार्थ का अंश का अध्ययन करते होते हैं। इसमें अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हुई हैं, जो कोई घटना हुई है, उससे आसपास की और चीज़ों को कोरिलेट करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे अगर कहीं पर यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है कि पंजाब में किसान आंदोलन हुए, अब हम ये देखते हैं कि वो किसान आंदोलन अगर पंजाब में हुए हैं तो क्या कहीं और पे हुए हैं, और कहीं हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं, उनका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम करने लगते हैं। तो उसे हम तो उसके बाद हम देखते हैं मध्य स्तरीय में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब अगर कोई काम हो रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुआ, तो उससे संबंधित बाकी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हम स्पेसिफिक उसी चीज़ों को देखते हैं, उसके आगे पीछे के बारे में नहीं जाते। जैसे अगर मान लीजिए पंजाब में किसान आंदोलन हुआ, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो हम उसके आगे और पीछे की कड़ियों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या और भी कहीं पर किसान आंदोलन हुए हैं तो उसके रीज़न क्या हैं। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक आपको होना है कि वो किस चीज़ के बारे में है या उससे ही रिलेटेड। अब उससे रिलेटेड हित समूह, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, मतलब उससे ये नहीं जोड़ ले कि उपनिवेशवाद की वजह से हुआ है, पूंजीवाद की वजह से हुआ है, वो नहीं जाना है। वो घटना हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ उसके बारे में जानना है, या उससे रिलेटेड और भी घटनाएँ थीं वैसी ही, तो उनके बारे में जान लेना है। इसे हम कहते हैं मध्य स्तरीय। उसके बाद आते हैं व्यापक सामान्यीकरण। अब देखिए, व्यापक सामान्यीकरण में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने अभी तक नहीं कवर किया था। जैसे इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अगर किसी चीज़ के बारे में कोई घटना है, कोई चीज़ है, उससे समाज के हर एक पहलू को आप टच कर रहे हो, उससे संबंधित कर रहे हो, तो वो व्यापक सामान्यीकरण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अक्सर जब कोई यूरोपीय विद्वान एशियाई और अफ्रीकी समाज के किसी विशिष्ट सामाजिक या धार्मिक पहलू का अध्ययन करता है, तो एशिया और अफ्रीका की व्यापक पाश्चात्यवादी समझ उसके मस्तिष्क में होती है। इसी तरह जब कोई ब्रितानी विद्वान किसी विशेष काल में एशियाई देश के इतिहास, आर्थिक इतिहास को पढ़ता है, तो आज भी पढ़ता है, तो उपनिवेशवाद की व्यापक समझ से प्रेरित होता है। तो आप जब किसी चीज़ को रिलेट करना होता है, तो आप हर एक एंगल से उसे जब रिलेट करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम व्यापक सामान्यीकरण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है मेगा हिस्ट्री। मेगा हिस्ट्री अगर आप नहीं भी करेंगे, मेटा हिस्ट्री अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मेटा हिस्ट्री जो होता है वह अक्सर अनैतिहासिक होता है, क्योंकि यह इतिहास से बाहर का कोई सिद्धांत लाना चाहती है। यह सिद्धांत इतिहास को ठोस स्तर से अध्ययन से उभर कर सामने नहीं आता। कई बार कोई एक कारण या इतिहास का दर्शन ही ऐसे साहित्यिक परिवर्तनों को समझाने के लिए काम में लाया जाता है। इसमें देखिए कुछ ऐसा नहीं है, इसमें बस यही बता रहा है कि मेटा हिस्ट्री क्या होता है। मेटा हिस्ट्री ऐसा होता है कि जो इतिहास की चीज़ें तो हैं, लेकिन उन पर इतिहास से बाहर की कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करता है, उसे मेटा हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको आप नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जनरली नहीं पूछा जाता। तो अगर आपको सामान्यीकरण पूछ रहा है तो आप सामान्यीकरण क्या होता है वो लिखेंगे। उसके बाद 3 तरह के सामान्यीकरण होते हैं, उसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण की अनिवार्यता। सामान्यीकरण क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत डिटेल मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, जब ये समझ लीजिए कि सामान्यीकरण से बचा नहीं जा सकता।
सभी ये कहते हैं सभी यह करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई इतिहासकार ये सोचता है कि वह सामान्यीकरण नहीं करेगा या नहीं कर रहा होता है, तब भी वो सामान्यीकरण कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी ग्रुप में डाल रहा है कि उसे करना है या नहीं करना है, कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए वो क्यों ज़रूरी है, हम उसको यहाँ पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो बेशक आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चयन इसलिए आवश्यक है क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं। जब देखिए सामान्यीकरण क्यों जरूरी है, उसका पहला रीज़न ये है कि तथ्य आपके पास इतने हैं, आंकड़े आपके पास इतने हैं कि आपको आंकड़े, कौन से आंकड़े चाहिए, वो जानने के लिए आपको सामान्यीकरण करना पड़ेगा। आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें केवल यही है, केवल तथ्यों के चयन का सवाल नहीं है, क्योंकि इससे आभास होता है कि इतिहासकार के सामने बिखरे पड़े हैं किसी थाल में सजे हो जैसे। वास्तव में इतिहासकार को उन्हें जोड़ना पड़ता है और यह निहित है कि चयन के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो किन आंकड़ों को चयनित करना है, किन आंकड़ों को लेना है, इसके लिए हमें सामान्यीकरण की ज़रूरत होती है। दूसरा, सामान्यीकरण क्यों जरूरी होता है? अब जो आंकड़े आपने एकत्रित किए हैं, जो आपने देखे हैं, उनको क्रमवार और समूहवार बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आपको आंकड़े किस तरह से उपयोगी हैं आपके लिए। आप लोगों को समझाने के लिए आपको किसी समूह में या किसी ग्रुप में उसको या क्रम में आपको लगाना ही पड़ेगा, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब उन्हीं आंकड़ों को क्रम में, समूह में लगाने के लिए आपको उसकी ज़रूरत, सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों बातों के लिए स्पष्टीकरण, कार्यकरण, उत्प्रेरण, प्रभाव आवश्यक है। दूसरे शब्दों के विषय पर किसी के तौर पर इतिहास का आधार विशेषण है। तो देखिए वही, जैसे यह कह रहा है कि उदाहरण के लिए जमींदार या एक किसान या गुलाम के पूंजीपति तथ्य सरीखे लगते हैं, लेकिन यह सामान्यीकरण का ही परिणाम है। यह तभी पता हो पाता है जब विश्लेषण में व्याख्या के बाद पाया गया कि थे इतिहास, मतलब वही कि कैसे पता चला कि कौन पूंजीपति है, कौन किसान है, कौन गुलाम है। तो आपने जब तथ्य देखे, आंकड़े देखे, उसका विश्लेषण किया, तभी तो हम निष्कर्ष निकाल पाए कि उस समय में वो जमींदार था, वो गुलाम थे, वो किसान थे। तो वो सामान्यीकरण का ही एक वो है। तथ्य तो थे, लेकिन उनको जब आप समूह में बद्ध कर दिए तभी आपको रिजल्ट मिला। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो प्लीज़ आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहा हूँ। थर्ड है, हमें क्यों ज़रूरी होता है? किसी भी हाल में, जैसे कि हम नामों, तिथियों और महज गणना से परे जाते हैं, सामान्यीकरण होने लगता है। अतः सामान्यीकरण के अभाव में हम आंकड़े एकत्रित करने वाले भर रह जाते हैं। अगर सामान्यीकरण नहीं है तो सिर्फ आंकड़े एकत्रित करने वाले ही दिखेंगे, जो कि बहुत आम इंसान भी कर सकता है। अगर आपको इतिहासकार बनना है, आपको अपने तथ्य को लोगों तक समझाना है, तो सामान्यीकरण बहुत ज़रूरी है। सामान्यीकरण के बिना कोई जटिल विश्लेषण या व्याख्या ही नहीं संभव है। इसी तरह किसी इतिहासकार के लिए सामान्यीकरण के बिना घटनाओं या संस्थाओं के सतही स्तर से गहरे पानी पर जाना संभव नहीं है। आपको इतिहासकार बनना है, आपको किसी तथ्य को समाज के सामने प्रकट करना है, उसका विश्लेषण करना है, तो आपको सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ 3 आया, तो पहला ये कि तथ्य बहुत सारे हैं, उनका इकट्ठा करना है और उनको सही तरीके से क्या तथ्य लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, उसके लिए आपको सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, उन तथ्यों को क्रम में लगाना, समूह में लगाना, उसके लिए सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, उन तथ्यों को जो क्रम में, समूह में लगाया, उसका व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना, उसका रिजल्ट निकालना, इसके लिए भी हमें सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप सही में इतिहासकार बन सकें और उन तथ्यों को लोगों के सामने रख सकें। चौथा, क्यों ज़रूरत पड़ती है? विश्लेषण या कार्य कारण संबंध के लिए कार्य कारण संबंध के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। दार्शनिक सिडनी हुक को उद्धृत करते हुए वह कहते हैं, हर वह तथ्य जो इतिहासकार स्थापित करता है किसी सैद्धांतिक संरचना पर आधारित होता है। इसका इतिहासकारों के लिए एक सकारात्मक परिणाम होता है। जब कोई नए तथ्य न खोजे गए हों, तब भी 2 या 2 से अधिक इतिहासकार एक ही विषय या विचार पर काम कर सकते हैं। वह उसी सामग्री पर ताजे सामान्यीकरण के साथ काम कर सकते हैं या विशेष। वो बता रहा है कि सामान्यीकरण इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी आपने निष्कर्ष निकाला है, अगर कोई तथ्य है, वो आपके सामने इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाल के रख दिया है। जो नए इतिहासकार हैं वो सामान्यीकरण के अलग अलग टूल्स देखते हैं, कार्य कारण संबंध को देखते हैं और उसके आधार पे फिर से वो जो इतिहासकार ने इतिहास के बारे में बताया है उसका फिर से विश्लेषण कर सकते हैं और उसको नए तरीके से फिर से संजो सकते हैं या पिरो सकते हैं। उसका एक उदाहरण मैं एक बता दूं कि इतिहासकार ने बताया कि जो आर्य भारत में आए हैं वो भारत में नहीं आए, मतलब उनका जो ओरिजिन था वो कहीं अफ़गानिस्तान के ऊपर रहा होगा,
या मंगोलिया के आसपास रहा होगा। ये कैसे पता चला? जब तथ्यों का सामान्यीकरण किया गया तब हमें पता चला। लेकिन आजकल के जो इतिहासकार हैं, अभी कुछ दिनों पहले पता चला, उन्होंने उन्हीं तथ्यों को फिर से सामान्यीकरण करके देखा, अलग ढंग से देखा, तो पता चला कि नहीं, आर्यस तो इंडिया के ही मूल निवासी थे। तो हमें सामान्यीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पुराने तथ्यों को, पुराने इतिहासों को हम फिर से नई कसौटी पे रखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और हम नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं। इसलिए हमें सामान्यीकरण की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सामान्यीकरण की आपत्तियाँ क्या हैं। कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की थी, उसको आलोचना सही है या गलत है, या क्या सही आलोचना क्या हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामान्यीकरण की क्या भूमिका होती है, ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि सामान्यीकरण क्यों ज़रूरी है। अगर आप सामान्यीकरण एक इतिहास के साथ हैं तो सामान्यीकरण आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना, वो या सामान्यीकरण करने का जो तरीका होता है उसमें आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, सामान्यीकरण करने में अपनी क्षमता कैसे सुधारें, उसको देखेंगे और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको लगता है कि स्लो कराना है या कुछ और एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे। थैंक यू सो मच।